खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नूह के घटनाक्रम के चलते हरियाणा सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। 10 उपखंड क्षेत्रों में जारी है धारा 144। वहीं भिवाड़ी में हुड़दंग मचाने वाले 9 आरोपी दबोचे। पूर्व MLA सिंघल के भाई से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 शातिर पकड़े। खुद को लॉरेंस गैंग का बताया था सदस्य। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की जारी हुई अधिसूचना। कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाई। वहीं शहर विधायक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। और बहरोड में कांग्रेस की बैठक में चले लात घूंसे। चुनाव के पहले गुटबाजी हुई उजागर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नूह मेवात में हुए हंगामे को लेकर अलवर और भरतपुर में सतर्कता का दौर जारी है। जिले के 10 उपखंड क्षेत्रों में आगामी 10 दिन तक धारा 144 लगाई जा चुकी है। हरियाणा के सीमावर्ती उपखंड अलवर, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, कठुमर, लक्ष्मणगढ़, टप्पूगढ़ा, मालाखेड़ा, किशनगढ़ बास और कोटकासिम उपखंड क्षेत्र में 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक यह प्रावधान लागू हुआ है। इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले आयोजनों से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इंटरनेट या सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को लेकर भी हिदायत दी गई है। वहीं जिला कलेक्टर पुखराज सेन एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मंगलवार देर शाम रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि हरियाणा में हुई घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सीमा पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा जिले में 10 उपखंड क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। पास के जिले जो हरियाणा में नूह मेवात में वहाँ पे कुछ घटना हुई है, और वैसे भी त्योहारी सीजन है, तो हम केवल सतर्कता के तौर पर एक बैठक हम लोग रूटीन में करते रहते हैं। तो वही बैठक हमने यहाँ रखी है अधिकारियों के साथ और कुछ लोगों के साथ जो CLG के मेंबर्स हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। और जो सामान्य ही चर्चा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। कोई विशेष इंतजाम किए हैं एहतियात के तौर पे हमने ये जो एरिया है पास वाला, यहाँ धारा 144 लगाई है थोड़े समय के लिए। और बाकी जो है गश्त वगैरह जो है वो निरंतर जारी है। SP साहब ने सारी व्यवस्थाएं जो है की है। धारा 144 पूरे जिले में या अपने रामगढ़ क्षेत्र में? कुछ स्पेसिफिक सब डिविजन्स में लगाई गई है, जो बॉर्डरिंग सब डिवीजन है उनमें लगाई गई। उधर नूह मेवात मार्ग पर चलने वाली बसों का आवागमन बुधवार को भी बंद रहा। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। उपद्रवियों ने वाहनों में भी आग लगा दी थी। इसके चलते प्रशासन द्वारा हरियाणा से लगते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और धारा 144 लगी हुई है। साथ ही आगामी आदेश तक इस रूट की सभी बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है। नूह सोना में दंगे होने के कारण नूह मार्ग की सभी बसें निरस्त करी गई हैं, उधर से नहीं जा रही हैं। कुछ गाड़ियां तिजारा, कुछ जयपुर भेजी गई हैं और शटल की 2 गाड़ियां हैं जो फिरोजपुर की, वो नौगावा तक भेजी गई हैं। तीनों आज बंद रहा, मतलब उधर से सारा बंद। साहब ये तो प्रशासन जो भी कहेगा, जब भी गाड़ियाँ चलेंगी, उससे पहले कहीं नहीं चलेंगी जब तक प्रशासन नहीं कहेगा। धारा 144 लग रही है सब जगह पे। फिलहाल कोई भी इन बसों का कोई संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों को नुकसान हो जाएगा, किसी पैसेंजर के चोट आ जाएगी, इसलिए गाड़ियाँ नहीं चलाई जा रही। और वहीं भिवाड़ी में अलवर बाईपास स्थित चिकन शॉप सहित 3 दुकानों में हुड़दंग और मारपीट के आरोप में 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। यहां सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और DSP सुजीत शंकर मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही आसपास की सभी दुकानों में CCTV फुटेज चेक किए गए। उधर भिवाड़ी SP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना को लेकर 19 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
एसपी ने बताया कि सभी उपद्रवी भिवाड़ी के ही रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पे जो जेनेसिस मॉलेज के आसपास कुछ एक जो साइड की दुकानें खोखे वगैरह उसमें तोड़ फूट करते हैं। 2 ऐसी दुकानें अभी आइडेंटिफाई हुई हैं और भी कहीं हमको तो आइडेंटिफाई करेंगे हमको। ये फिर पुलिस पहुंची, पुलिस को देख के लोग भागे और ये मॉल के पीछे से जैसे भागने की कोशिश की। तो सर ये जहाँ तोड़ फोड़ किया है दुकानें ये खुली हुई थी या बंद थी पहले आज? नहीं, ये दुकान उस समय खुली हुई थी दरअसल और उनमें सामान था जिसको उन्होंने फेंक दिया तो हाँ, कुछ छोटा मोटा जो टीन शेड वगैरह उनका नुकसान हुआ है। भाजपा नेता एवं पूर्व एमएलए बनवारीलाल सिंघल के भाई को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बनकर रंगदारी के लिए धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल लॉरेंस का ऐसा खौफ है कि छुटभइये नेताओं को भी ऐसा लगता है कि वे उसके नाम का इस्तेमाल कर चौथ वसूली कर लेंगे। हाल ही मार्बल कंपनी के अलवर स्थित मैनेजर के साथ भी ऐसी घटना हुई थी। वहीं अब कोतवाली पुलिस ने व्यापारी वेद प्रकाश जैन से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वेद प्रकाश पूर्व एमएलए बनवारीलाल सिंघल के भाई हैं। धमकी मिलने के बाद वे स्कीम 10 स्थित निवास के बजाय सिंघल के मोतीडूंगरी स्थित आवास पर रह रहे हैं। उधर बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि यह आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई को परिवादी के मोबाइल पर एक कॉल आया था। इसमें 29 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर से 30 जुलाई की शाम कॉल करके 20 लाख रुपए लेकर भिवाड़ी आने के लिए कहा गया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय कुमार परिवादी वेद प्रकाश के घर के पास किराए पर रहता था। इसके चलते उसे वेद प्रकाश के मोबाइल नंबर एवं घर के बारे में जानकारी थी। वहीं प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का लॉरेंस विश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। आरोपी महंगे मोबाइल और वस्त्रों आदि का शौक रखते हैं। वहीं कोतवाल नरेश शर्मा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में ग्राम चांदूकी के लादेन खान और तिजारा निवासी संजय कुमार जाटव को पकड़ा है। इनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनका नाम उपयोग किया गया है और उसका नाम का उपयोग करके एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई है। लॉरेंस विश्नोई गैंग से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कितने आरोपी? ये 2 आरोपी हैं, संजय है और एक का नाम लादेन है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और पढ़ने वाले हैं या कुछ? संजय है जो बीटेक का स्टूडेंट रहा है और लादेन है वो लिटरेट है, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई आपराधिक मामले तो नहीं है? हाँ, इसकी अभी अनुसंधान चल रहा है, अगर होगा तो बता दीजिएगा। और वहीं पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बनवारीलाल सिंघल के अनुसार लॉरेंस गैंग के नाम पर सक्रिय अपराधी तत्व आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। सिंघल ने अपने भाई वेद प्रकाश से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सराहा। साथ ही कहा कि जब पूर्व विधायक के परिजन ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 24 अप्रैल 2023 को एक धमकी का पत्र मेरे पुराने घर, मेरे छोटे भाई के घर पर आया था, जिसमें उसके बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। और उसके बाद वो 3 महीने के बाद 28 जुलाई 2023 को पुनः वो 20 लाख रुपए की मांग करते हुए वही हत्या की धमकी बच्चे की देकर 20 लाख रुपए भिवाड़ी में देने के लिए कहा गया। अलवर एसपी साहब को हमने सूचना दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल के माध्यम से परसों उन लड़कों को पकड़ के, एक संजय जाटव है और दूसरा लादेन खान चांदूकी का, संजय जाटव तिजारा का, इनको पकड़ के बंद कर दिया। चूँकि मामला 3 महीने तक लगातार ये झूलता रहा, इसलिए तत्कालीन समय में अगर ठीक कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि 3 महीने तक मेरे परिवार को मानसिक परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन उस समय जिन लड़कों को उठाया गया था उनको ये मानते हुए कि ये उसमें दोषी नहीं है, छोड़ दिया गया और अंत में वही लड़के निकले। इस तरह की घटनाओं पर मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की समाप्त हो चुकी है। अगर विधायक, पूर्व विधायक के परिवारों में भी इस तरह की धमकियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो मुझे लगता है कि जनता का तो कोई भी व्यक्ति इस राज्य में सुरक्षित बचा नहीं है। मैं धन्यवाद देते हुए एसपी साहब अलवर को और उनकी टीम को, साथ में ये चिंता भी करना चाहता हूँ कि अलवर के लोगों की, जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था को ठीक करें और अगर इस तरह के संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत बरतने की जगह उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। गौरतलब है कि इससे पहले दूध मिष्ठान भंडार पर चौथ वसूली के लिए फायरिंग सहित अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में लगता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।
अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके चलते बुधवार को नगर परिषद परिसर में मिठाई वितरित की गई। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम बनने के बाद अलवर के विकास को 4 चांद लगेंगे। उनका कहना था कि नगर निगम में अब न्यूनतम 400 करोड़ का बजट होगा। उनका कहना है कि अब आयुक्त के पद पर आईएएस या सीनियर आरएएस अधिकारी ही लगाए जाएंगे। इसके साथ ही निगम के 2 जोन बनाए जाएंगे। उधर इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। कई गुना बढ़ गया। अब 400 करोड़ रुपए मिनिमम बजट होगा 1 साल का है। कमिश्नर या तो सीनियर आरएएस या आईएएस अधिकारी लगेगा, 2 डिप्टी कमिश्नर आरएएस अधिकारी होंगे, पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ होगी, एससी स्तर का अधिकारी नगर परिषद में बैठेगा, एक्शन 2 बैठेंगे, स्टाफ का भी बढ़ेगा, क्षेत्र का विस्तार होगा और अलवर की काया कल्प हो जाएगी। इसके लिए मैं पुनः हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, टीकाराम जूली जी को, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी को, हमारे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी को, मंत्री शकुंतला रावत जी को और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अलवर के विकास में 4 चांद लगा दिए। और वहीं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा में नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग रखी थी। उन्होंने शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार को बताया था कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र की जनसंख्या करीब 5 लाख है। उधर नगर निगम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अलवर विधानसभा क्षेत्र हो चाहे अलवर नगर परिषद क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक हो चुकी है। और मैंने प्रश्न के माध्यम से 4वें सत्र में सरकार से मांग की थी और उसमें मापदंड पूछे थे कि नगर निगम बनाने के क्या मापदंड है। जो मुझे जवाब आया उसमें यह माना गया कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम बनाया जाता है। उस मापदंड को अलवर नगर परिषद अलवर विधानसभा क्षेत्र पूरा कर रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि अलवर नगर परिषद को नगर निगम बना करके अलवर की जनता को राहत प्रदान करें। और वहीं नगर परिषद एवं बीना गुप्ता से जुड़ा नाटकीय घटनाक्रम बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बीना गुप्ता नगर परिषद कार्यालय पहुंची और उन्हें फिर से सभापति कक्ष के बाहर ताला लगा हुआ मिला। उधर पूर्व सभापति ने जानकारी दी कि ज्वाइन करने को लेकर उनकी आयुक्त से बात हुई है। आयुक्त ने डीएलबी के आदेश के बिना ज्वाइन करवाने में असमर्थता जताई है। उधर बीना गुप्ता ने यह भी कहा कि वे ज्वाइन किए बिना मानने वाली नहीं है। वहीं इस दौरान कुछ चुनिंदा कांग्रेसी भी मौजूद रहे। आयुक्त से मिले थे हम 2 दिन बाद, वो शाम को आए, परसों से बैठे सारे दिन, कल सारे दिन बैठे, तो कल शाम को 4:30 बजे आए। उनसे मिले, उनको हमने हमारा जो हमारे आदेश हैं लीगल हैं, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो उसके बाद आयुक्त साहब ने डीएलबी को मार्क कर दिए। वो अब डीएलबी हमारा तो ये कहना है चार्ज हमें दो, चाहे डीएलबी से आयुक्त मंगाए, हमें चार्ज, हम यहाँ बैठे हैं चार्ज लेने के लिए, चार्ज लेके हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। हमारे लीगल आदेश हैं, मैं अपने चार्ज के और अपने हक के लिए यहाँ बैठी हूँ। आयुक्त ने ये कहा है मैंने डीएलबी को मार्क कर दिया, डीएलबी से आएंगे तो आप आदेश हम ज्वाइन कराएंगे। बहरोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान जमकर लात घूंसे चलने का मामला सामने आया है। साथ ही कुर्सियां भी फेंकी गई। कस्बे के सुरभि मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा था। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे। इसी बीच 2 गुटों में लात घूंसे चलने आरंभ हो गए। वीडियो में यह दृश्य साफ देखा जा सकता है। चुनाव से पहले इस तरह के दृश्य गुटबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करवाने के लिए लोग भेजते हैं। वहीं यहां हुआ विवाद मारपीट में बदल गया और कांग्रेस के बहरोड विधानसभा यूथ अध्यक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल जिले भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठकें हो रही हैं, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है।
इन बैठकों में ब्लॉक पदाधिकारियों सहित जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। बहरोड एवं माजरी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक भी बुधवार को कस्बे के सुरभि मैरिज गार्डन में सुबह 10 बजे हो रही थी। इसमें विधानसभा प्रभारी अर्चना सुराणा, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रभारी प्रकाश गंगावत, पीसीसी सदस्य डॉक्टर आर.सी. यादव, कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव आदि मौजूद थे। इसी दौरान विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष धीरज यादव ने कहा कि संगठन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर आर.सी. यादव के अलावा किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। इसके अलावा उनकी जीत में बाधा डाली। यादव ने यहां तक कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की और वे जीतने में सफल रहे। जब यादव अपनी बात समाप्त कर वापस अपनी जगह पर बैठने लगे तो वहां पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के सामने ही उनसे अभद्रता करना शुरू कर दिया। इसके बाद मारपीट आरंभ हो गई। वहां मौजूद अन्य लोग बीच बचाव कर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को मैरिज गार्डन से बाहर ले गए। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम टोडियार में दो पक्षों में झगड़े के बाद अपहरण के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार 12 जून को यहां पत्थर भरने के लिए डंपर आए थे। मार्ग में ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद अजरुद्दीन और दूसरे पक्ष के खालिद के चालक रॉबिन ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इस मामले में खालिद और सद्दाम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस ने नसीम, राहुल और मुकीम को गिरफ्तार किया है। ये तीनों नंगला डूंगर के निवासी हैं। 12/6/2023 को खालिद और अजरुद्दीन के डंपर पत्थर भरने के लिए टोडियार खान पे हमेशा की तरह आते हैं। तो पत्थर भरने आए थे तो रास्ते में दादरेड़ा गांव के पास इनके डंपर आपस में कोई ओवरटेक के चक्कर में अड़ गए थे। उस बात को लेकर टोडियार खान पर दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और जिसमें खालिद और सद्दाम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। 1/8/2023 को नसीम, राहुल और मुकीम को गिरफ्तार किया है। नसीम की उम्र 24 साल है, ये नंगला डूंगर का रहने वाला है। राहुल की उम्र 24 साल है, ये भी नंगला डूंगर का रहने वाला है। और मुकीम है, उसकी उम्र 30 साल है, ये भी नंगला डूंगर का रहने वाला है। ये अजरुद्दीन के भाई जुबेर और जावेद को अपहरण करके लेके गए थे। उस मामले में गिरफ्तार किया गया जो आज न्यायालय में पेश किए जाएंगे। मामला किसने दर्ज किया? मामला कराया था अजरुद्दीन, फलसा गांव का रहने वाला है, उसने करवाया था। क्रॉस में खालिद के ड्राइवर रॉबिन ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज है। मत्स्य यूनिवर्सिटी शैक्षणिक कर्मचारी संघ ने अनेक मांगे उठाई हैं। अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी के अनुसार मांगे पूरी किए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तिवारी के अनुसार पुरानी पेंशन योजना की विसंगतियों के विरोध में आवेदनों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उधर संघ के सचिव रविंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार को अन्य कर्मचारियों की तरह ही विश्वविद्यालय के कार्मिकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं विश्वविद्यालय में हम, ताकि जो आवश्यक कार्य हैं वो प्रभावित ना हो और जो हमारी जो मांगे हैं उनके लिए भी हम संघर्षशील रहें। हमारी प्रमुख मांग ये है कि राज्य सरकार ने जो दोहरा मापदंड अपनाया है राज्य कर्मचारियों के लिए और ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए, उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। अगर ये मांगे हमारी और ये मांगे नहीं मानी गई तो अभी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हम कर रहे हैं। आगे चल के ये पूर्ण कार्य बहिष्कार की तरफ जाएगा और उसके बाद भूख हड़ताल भी संभव है। इस चीज़ से कर्मचारी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। भाव ये हो रहा है कि जो ऑटोनोमस बॉडीज़ के तहत उनका जो सैलरी है उसका 12% पेंशन अंशदान में जमा कराया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ये खुद जमा करा रही है।
तो 12% और फ्री जो गवर्नमेंट बाहर खुद वहन कर रही है राज्य कर्मचारियों का, ये बहुत बड़ा गैप है। अगर ये गैप अगर पूरा नहीं होगा तो जो ऑटोनोमस बॉडीज है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं। उनके मात्र स्लैब में 600 रुपये कटते हैं, हमारे करीब 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये कटते हैं। एक अल्प वेतन वही कर्मचारी कहाँ से दें इन चीज़ों के? और 3-4 साल का पैसा जो एनपीएस का गवर्नमेंट मांग रही है वो विद इंटरेस्ट कहाँ से जमा कराएं? कहाँ से आएगा कर्मचारियों के पास पैसा? ये शर्त बिल्कुल ही आधारहीन, तथ्यहीन है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें राज्य कर्मचारी माना जाए और राज्य कर्मचारियों के समान जो पेंशन लागू की गई है वही मापदंड हमारे यहाँ अपनाए जाएँ। राज्य सरकार ने जो ओपीएस लागू किया है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें जो विसंगति है, हमारे साथ जो ऑटोनॉमस बॉडीज़, बोर्ड, निगम, इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ओपीएस की विसंगति दूर करें एवं जैसे कि राज्य सरकार कर्मचारियों को ओपीएस लागू की गई है उसी प्रकार से हमारी भी ओपीएस लागू की जाए। अभी राज्य सरकार एनपीएस का अपना हिस्सा कर्मचारी से मांग रहा है विद 3% ब्याज के साथ में, जो किसी भी कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दे पाए। इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि पूर्ण ओपीएस लागू की जाए और राज्य सरकार कर्मचारियों से जैसे की गई है उसी तरीके से, और निगम, बोर्ड, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के साथ सौतेला व्यवहार बंद किया जाए। और वहीं कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारियों से किए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीराम मीणा और संरक्षक खेमचंद सोमवंशी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी हुआ। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर चुनाव में प्रदेश सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी वेतन विसंगतियों के लिए गठित खेमराज चौधरी और सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संविदा कर्मी सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और चयनित वेतनमान के परिलाभ सहित अन्य मांगे उठाई जा रही हैं। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर अलवर जिले में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि सरकार ने जन घोषणा पत्र 2018 में जो कर्मचारियों से वादे किए गए थे, वेतन विसंगति का निवारण करना तथा महासंघ एकीकृत से संबंध सभी संगठनों की अलग अलग मांगों का निराकरण करते हुए समाधान किया जाए। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि छोटी छोटी जहाँ विभिन्न संगठनों की छोटी छोटी डिमांड्स हैं उन पर भी अभी तक सरकार ने निराकरण नहीं किया गया है। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए दिन कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, कर्मचारी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उसमें जहाँ संविदा कर्मचारियों का था, जैसे कि उनको नियमित करने की जो मांग थी उनको आज तक नियमित नहीं किया गया है तो वो बहुत उसमें जो गाइडलाइन इस तरह से निर्धारित किए। इसी तरह से वे मंत्रालय कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे मंत्रालय कर्मचारी बहुत दिनों उसका संघर्ष किया है, लेकिन कर्मचारी नाखुश हैं और इससे एक आक्रोश पनपता जा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि आप तुरंत जो कर्मचारियों की मांगों को अविलंब निस्तारण करें, अन्यथा आने वाली उसमें 11 अगस्त को महासंघ का प्रस्तावित कार्यक्रम रैली के रूप में है, तो कर्मचारी राजस्थान का आम कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मोतीडूंगरी महाराणा प्रताप पार्क में प्रतिमा स्थापना की मांग उठाई है। यहाँ मौजूद जितेंद्र राठौड़ के अनुसार करीब 5 साल पहले यूआईटी द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन 30 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित महाराणा प्रताप की मूर्ति अब तक नहीं लग पाई है। वहीं जिला कलेक्टर ने इस दिशा में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, जय महाराणा प्रताप की, जय सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, एक यूआईटी ने मोतीडूंगरी पर एक महाराणा प्रताप पार्क बनाया है, उसमें मूर्ति लगाने का एक इशू है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ पे लगानी चाहिए।
तो महाराणा प्रताप हमारे सभी के आदर्श हैं। उनकी मूर्ति लगाने का जो विषय है वो मैंने यूआईटी सेक्रेटरी साहब को बताया कि उसको परीक्षण कराएंगे। उसमें शायद कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन होना बताया, तो परीक्षण करके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए समाज के जो लोग आए थे उनको भी अवगत करा देंगे। देखिए, हमारी तो एक ही मांग है, मोती डोंगरी पे जो महाराणा प्रताप पार्क है, जिसमें 2017-18 में यूआईटी के द्वारा महाराणा प्रताप पार्क और साथ में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगनी थी, जो पार्क तो बन के तैयार हो गया, मूर्ति अभी तक नहीं लगी। इसके लिए आज हमने सर्व समाज के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने हमें प्रतिकूल जवाब दिया, बढ़िया उनका व्यवहार रहा। उन्होंने कहा, उन्होंने वहीं यूआईटी के सचिव भी मौजूद थे, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा साहब इसमें कोई केस चल रहा है, अगर कोई स्टे नहीं है तो तुरंत प्रभाव से वो मूर्ति लगाने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। उधर शहर विधायक संजय शर्मा ने भी नियम 295 के तहत विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। साथ ही मोती डूंगरी स्थित पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप का त्याग और समर्पण स्मरणीय रहेगा। वहीं प्रतिमा स्थापना को लेकर नगर विकास न्यास को बार बार अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वहीं अलवर शहर के बीचों बीच स्थित मोती डूंगरी पर युवरानी महेंद्र कुमारी स्मृति वन स्थित है। इस पर तिरंगा झंडा लगा रहता है, लेकिन काफी दिनों से राष्ट्रीय ध्वज यहां नजर नहीं आ रहा। यहां अधिकतर तिरंगा 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ही देखने को मिलता है, जबकि अलवर रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर हमेशा तिरंगा लगा रहता है। गौरतलब है कि मोती डूंगरी क्षेत्र में ही एक कैबिनेट मंत्री सहित अन्य प्रमुख लोगों के आवास हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। बीच स्थित मोती डूंगरी, जो कि अलवर का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे तिरंगा झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखने को मिलता है, बाकी दिन झंडा नजर नहीं आता। इस मोती डूंगरी के चारों तरफ बड़ी बड़ी पार्टी के राजनेता रहते हैं, जो कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और झंडा करीब 1-2 दिन लगा रहता है, उसके बाद हट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के ऊपर ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है, जो हमेशा लगा मिलता है। पर मोती डूंगरी के ऊपर तिरंगा झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देखने को मिलता है, बाकी दिन यहाँ नज़र नहीं आता। और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता चारों तरफ इसके रहते हैं और इसके बिल्कुल सामने मंत्री का जी की कोठी है, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मुंबई के होटल ताज में 26 नवंबर 2008 को वीर एनएसजी कमांडो सुनील जोधा ने 10 आतंकवादियों से लोहा लिया था। साथ ही लगभग 250 से 300 विदेशियों की जान बचाई थी। उनका बुधवार को अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। वहीं जोधा ने बताया कि किस तरह से उन्होंने 7 गोली अपने सीने पर खाई, वहीं एक बुलेट अभी भी उनके सीने में मौजूद है। इस दौरान आनंदम होम परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया। स्थानीय निवासी रमेश पारिक सहित अन्य लोग यहां मौजूद रहे। मैं कमांडो सुनील कुमार जोधा अपने राजस्थान अलवर का रहने वाला हूं। आज आनंदम में हमारे पारिक साहब ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, वेलकम करा, स्वागत किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। आज पूरे फैमिली मेंबर परिवार साथ में है। और मैं जो 26/11 हमला मुंबई में हुआ था ताज होटल में, तो हम एनएसजी कमांडो यहाँ से गए थे दिल्ली से मुंबई 3 बजे की फ़्लाइट थी। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के वहाँ देखा कि 4-5 जगह आतंकवादियों ने मुंबई को घेर रखा था, जिसमें हम ताज होटल में आतंकवादियों से निपटने का मौका मिला। मेरे टीम कमांडर मेजर संदीप उन्नीकृष्ण थे। उसमें हम जब वहाँ पर जाके देखा तो काफ़ी जनता को आतंकवादियों ने मार रखा था। इसमें से वहाँ जैसे हम 7 बजे घुसे तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी खून और डेड बॉडियाँ पड़ी थी। जैसे जैसे हमें जैसे मौका मिलता रहा, हम वहाँ पर जितने भी सिविलियन और बाहर से मेहमान विदेशों से आए हुए हैं, उनको फंसे हुए तो उनको बाहर निकाला। बाहर ऐसे निकालते निकालते हम 6 मंजिल पे गए। 6ठी मंजिल पे देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी पूरे। वहाँ से भी हम विदेशियों को बाहर निकाला। जैसे जैसे आतंकवादी हमारे भोली भाली जो जनता थी अंदर फंसी हुई, उनको मार रहे थे, तो हमने एक 6 नंबर पे बिल्डिंग पे 672 नंबर रूम था, वहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमने एक आतंकवादी को मैंने मारा और
वहाँ से जैसे ही ग्रेनेड फटा, दरवाज़ा हमने फाड़ा और आतंकवादी एक नीचे जा पड़ा और वहाँ आग लग गई थी। इतनी भयानक आग थी कि वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रखा था। जैसे जैसे हमने उस पर काबू पाया, काबू पाने के बाद 2 आतंकवादी नीचे गए थे और मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने फिर बाद में हमें बताया कि 2 आतंकवादी और बच गए। तो उन्होंने क्या, आतंकवादियों ने बाहर ताज के होटल के बाहर ग्रेनेड फेंक दिया था। ग्रेनेड फेंकने के बाद जब पता चला कि 2 और बच गए, वहाँ जैसे हम ऊपर गए तो उसने, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने मुझे बताया कि आप आराम से चलना, देख के चलना, क्योंकि आपके हथियार के ऊपर नाइट विजन लगे हुए हैं और आपके पीछे हम हैं और आपके भरोसे ही हम पीछे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, एक मेरा साथी और था कमांडो बाबूलाल, हम दोनों आज जैसे आगे बढ़ रहे थे तो क्योंकि वहाँ पर अंधेरा काफ़ी था तो उन्होंने, आतंकवादियों ने पूरे लाइट कनेक्शन सब कुछ काट रखे थे, अंधेरा हो रखा था। जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो एक गेट के पास, जैसे सीढ़ियों में वहाँ जमशेद जी का स्टैचू है, वहाँ पर जैसे ही हम ऊपर गए तो वहाँ जैसे मैंने गेट खोला तो एक आतंकवादी को मारा और ऊपर से पता नहीं था कि ऊपर भी है, तो उन्होंने ऊपर से फायर कर दिया था। तो उसने मेरे ऊपर कम से कम 30-40 राउंड फायर करे। तो फायर करने के बाद मेरे जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी कुछ उसमें लग गई, कुछ इससे मुझे ऐसे 8 गोलियां लगी थी। 8 गोलियां लगने के बाद जैसे मैं नीचे सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ आया तो मैंने उसको महसूस कराया कि भाई ये बंदा ख़त्म हो गया है। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत हिलता डुलता तो ऊपर से फिर फायर करता और मारता, गोली मार सकता था। तो इसलिए मैंने ऐसा ही शांत हो गया था कि भाई उसको सोचा कि वो ख़त्म हो गया बंदा। तो जैसे ही मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने मेरे पास आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, मैंने बोला हाँ गोली लगी है पर मेरे हाथ में लगी है। तो उस टाइम मेरे हाथ में पूरी ब्लीडिंग हो रखी थी और पता नहीं था कहाँ लगी थी। जैसे कवरिंग फायर दिया उसने तो मुझे 2 कमांडो आए लेके गए थे, तो उसने ऊपर वाले मिलिटेंट ने फिर ग्रेनेड फेंका तो एक्शन बहुत तेज़ था कमांडोज का। तो दीवार आ गई थी, दीवार में जैसे ही मैं चल के एम्बुलेंस में लेटा तो मेरी ये कंधे की गोली निकल रही थी, तो उस टाइम मुझे होश था। उसके बाद मुझे दूसरे दिन थोड़ा बहुत होश आया था कि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था मुझे वहाँ पर। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। 6 दिन बाद मुझे होश आया और 3 दिन बाद उसके बाद ऑपरेशन सक्सेस हो गया था। जितने आतंकवादी थे उनको सब NSG ब्लैक कमांडो जो दिल्ली से गई हुई थी उन्होंने सबको मार गिराया था। और जो ताज होटल पे जो ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो, वो ख़त्म हुआ था। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, अलवर का रहने वाला हूँ। टोटल वो लोग कितने थे? टोटल वो आतंकवादी 10 आए थे। पाकिस्तान आतंकवादी समुद्र के रास्ते से 10 आतंकवादी आए थे, जिसमें 4 आतंकवादी ताज होटल में घुसे थे, 4 ओबराय में, नरमन हाउस और CI स्टेशन पे इन्होंने हमला किया था। और जिसमें से लास्ट में एक कसाब पकड़ा गया था जो कि लास्ट में उसको भारत सरकार की द्वारा पूछताछ की गई, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। आप लोग कितने थे? हम यहाँ से लगभग 200 के करीब कमांडो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती गई उस हिसाब से हमने अपने बाकी कमांडो बुलाते रहे। 2008 से ही इनका जगह जगह पर बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बिल्डर, जो भी पैसे वाले ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं, सब इनका स्वागत करते हैं। और आज हमें भी गर्व है इस चीज़ का कि जो इन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए और देश का नाम रोशन किया है। और इतने जो 10 कमांडो आए थे उनको सबको मार गिराया, एक जिंदा पकड़ा गया, उसको फांसी आज हो गई। ये इनकी जो देश के लिए जज्बा है उसको देखते हुए ही, और मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ और उसके आर्मी से रिटायर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा जोश आता है कि जो आदमी देश के लिए काम करता है, जो अपने देश के लिए काम करता है, उसके लिए मन ऐसा करता है कि इसको कितना हम इसके लिए कर सकते हैं। जिस आदमी ने देश के लिए इतना कुछ किया तो कम हम इनका सम्मान तो कर सकते हैं। इसलिए आज मेरा सम्मान करने का इनका मन बना और मैंने विचार बनाया और इनको अपने घर पर चाय के लिए बुलाया। तो मैं चाय से पहले इनका सम्मान किया जाए। अलवर के विजय हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया। डॉक्टर विजय पाल ने बताया कि समाज सेवी तारेश जोरवाल के 25वें जन्मदिन पर यह शिविर लगाया गया है। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी रक्तदान को लेकर जागरूक हो रही है, जो सराहनीय है। इस शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर विजय पाल ने बताया कि शरीर में 7 लीटर ब्लड होता है और रक्तदान के वक्त सिर्फ 350 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। इसके चलते कोई कमजोरी नहीं आती। आज अर्चना फाउंडेशन की तरफ से विजय हॉस्पिटल में
तारेश जोरवाल जो समाज सेवक है, उनके 25वें जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप विजय हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें अभी तक 20 डोनर ने ब्लड दे दिया है। और इनमें से जो अच्छी बात यह है कि फीमेल्स ने भी ब्लड दिया है। एक इंजीनियर थे, मैंने अभी उनके इंटरव्यू लिया खुद ने, तो उन्होंने 20वीं बार, एक इंजीनियर हैं, उन्होंने 20वीं बार आज यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। मुस्लिम परिवार से भी एक व्यक्ति था जो उन्होंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है, और वो श्याम बाबा के भजन गाते हैं, जो आज इतना विवाद जैसे चल रहा है, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे अच्छी बात यह है कि यूथ जो है इसकी डायरेक्शन सही है। और मोस्ट लोगों से मैं तो हमेशा रहता है नशे के प्रति, तो मैंने जितने भी लोगों से, कोई एक व्यक्ति जो मिला वो गुटखा खाता है, बाकी जितने भी डोनर थे कोई किसी तरह का नशा नहीं कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लोगों को ही हम प्रमोट कर रहे हैं कि कम से कम जिनको कोई बीमारी डेफिनेटली नहीं है, जैसे HIV HPCG पॉजिटिव आ गया, आपने ब्लड दे भी दिया तो डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, वो चढ़ा नहीं सकते हम लोग उसको। तो यदि स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो वो समाज के लिए अच्छा है। और इसमें यह है, अभी मैं और मेरी वाइफ, अब हम दोनों ही अभी ब्लड देंगे लंच के बाद में, अभी ब्लड चल रहा है। तो हमारे बॉडी में जैसे लगभग 7 लीटर के आसपास ब्लड रहता है 70 kg वेट वाले, जिसमें से केवल 350 ml ब्लड यहाँ पे लिया जाता है। कि ब्लड कंपोनेंट में मैं बता देता हूँ कि सबसे जो लॉन्ग लाइफ है वो RBC की होती है, रेड ब्लड सेल्स की होती है, वो 120 डेज होती है। बाकी प्लेटलेट्स तो डेज में 3 से 5 दिन होती हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब हर चौथे महीने नया ब्लड आपका बनना ही है RBCs में। तो बाकी प्लेटलेट तो 5 से 10 दिन में वापस बन रही हो। तो इस तरह की बिल्कुल भ्रांतियां हैं, बिल्कुल गलत हैं कि इस तरह से कोई कमज़ोरी आ जाती है या कुछ हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। आप कॉमन सी बात है कि आपके घर में 5 किलो चीनी रखी हुई है और आपने उसमें 300 ग्राम निकाल ली चीनी, तो कितना कम हो जाएगा आप बताओ? सिग्निफिकेंटली कोई कम हो जाएगी क्या? जो साहब आपने कहीं बाल्टी में रख रखी 5 किलो या 7 किलो चीनी, उसमें से 300 ml चीनी निकाल ली, 300 ग्राम चीनी निकाल ली, तो कौन सी कम हो जाएगी बताइए? सिंपल सा एग्जांपल आपको मैंने बताया। तो इसके देने से कोई कमज़ोरी नहीं होती है। बस ये है कि खाना खा करके या कुछ खा करके आएँ, खाली पेट ब्लड डोनेट ना करें, बस ये एक सलाह रहती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रूटी और फल वगैरह दिए जाते हैं, वो भी खिलाए जाते हैं, और बस खाली पेट ना आएँ बस। चूड़ी मार्केट स्थित मदान गोल्ड मार्केट में बुधवार को चुनाव हुए और रमेश चंद्र पवार को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पवार के अनुसार वे मार्केट की समस्याओं का निपटारा करेंगे। उधर व्यापारी नेता रिंकू अरोड़ा ने पवार के अध्यक्ष बनने पर हर्ष जताया, साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर स्वागत किया गया। पहले तो मैं सभी व्यापारी भाइयों का स्वागत करता हूं, और मतलब उनके आशीर्वाद से आज मुझे मदान गोल्ड मार्केट का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो भी मार्केट में, हमारे मदान गोल्ड मार्केट में जो भी समस्या होगी, उसको सभी भाइयों के साथ में मिल करके उसका समाधान किया जाएगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि जो बढ़िया से बढ़िया कार्य होगा उसमें मैं हर मेरे व्यापारियों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा, और उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहूँगा। मदान गोल्ड मार्केट में हमारे सम्मानीय रमेश पवार जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सर्व सहमति से ये फैसला लिया गया है, सारे बाजार वालों की सहमति से ये फैसला निर्णय हुआ है कि रमेश पवार जी को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। और मनोनीत किए जाने के बाद व्यापारियों में इतना हर्षोल्लास है कि ढोल वगैरह बजवा के बाजार के अंदर, और बाजार के अंदर सारे व्यापारी भाइयों को लड्डू मिठाई वगैरह वितरित की गई, जिसमें व्यापारियों के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। और सभी व्यापारी भाइयों ने रमेश जी को अपने दिल से आशीर्वाद दिया है, और रमेश जी ने भी आश्वासन दिया है कि किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द वगैरह कुछ होगा तो हर व्यापारी के साथ वो तहे दिल से साथ रहेंगे। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से नजर बगीची में रोवर राज्यपाल एवं निपुण पुरस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में 74 रोवर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। रोवर स्काउट लीडर अनूप कुमार ने बताया कि 5 अगस्त तक यह कैंप चलेगा। शिविर में संबंधित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रैली भी निकाली जाएगी। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में 1 अगस्त 2023 से 5 अगस्त 2023 तक रोवर राज्यपाल पुरस्कार और निपुण पुरस्कार हेतु कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 53 रोवर्स जो हैं राज्यपाल पुरस्कार के लिए आए हैं और 21 रोवर्स जो हैं निपुण पुरस्कार के लिए आए हैं। आज उसका द्वितीय दिन है और ये सतत रूप से आगे चल रहा है।
इसमें राज्यपाल पुरस्कार से संबंधित समस्त सिलेबस कराया जाएगा, निपुण वाले रोवरों को निपुण से संबंधित समस्त सिलेबस कराया जाएगा, साथ में ही सफाई कार्य और रैली वगैरह निकाली जाएगी, हाइक पर ले जाया जाएगा इनको। जो पूरा सिलेबस है वो 5 दिन में पूरा कराया जाएगा। कोतवाली थाना पुलिस ने जनरेटर से बैटरी चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि 1 अगस्त को डॉक्टर चिराग जायसवाल ने रिपोर्ट करवाई थी। उनका स्कीम 1 में सेठी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने स्पाइन जॉइंट सेंटर है, जिस पर जनरेटर लगा हुआ है। इस जनरेटर में से बैटरी चोरी हो गई थी। मामला दर्ज कर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक बैटरी ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद आरोपी शाहजी का कुआं निवासी शुभम सैनी को बिजलीगढ़ चौराहे के समीप से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर चिराग जायसवाल ने दर्ज करा है। इनका हॉस्पिटल है, उसके नीचे जनरेटर लगे हुए हैं अपने सुनील शेट्टी के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जस्ट सामने। तो उनके जनरेटर के अंदर से कोई अज्ञात व्यक्ति 27 तारीख को बैटरी निकाल कर ले आया, जिसके अब तक ये अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। कल इन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिसके साथ इन्होंने वहाँ के CCTV फुटेज, कैमरे की CCTV फुटेज दी है। उसके आधार पर हमने मुलजिम को ट्रेस किया है और कल आरोपी को गिरफ्तार करा है, जिसका नाम है शुभम सैनी उर्फ शिकारी, पुत्र श्री घनश्याम सैनी, जाति माड़ी, उम्र 28 साल, निवासी साजी का कुआं तिवाड़ी क्लिनिक के पास नयाबास अलवर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करा है, इससे पूछताछ की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित कक्षा 10 और 12 की अंक तालिकाओं का वितरण यशवंत स्कूल में हो रहा है। यहाँ संबंधित परिक्षेत्र के विद्यालयों की अंक तालिका वितरित की जा रही है। प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि संबंधित संस्था प्रधान इन अंक तालिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वितरित नहीं हो पाई अंक तालिकाओं को 15 अगस्त को वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भेज दिया जाएगा। विद्यालय नोडल परिक्षेत्र में 2023 बोर्ड परीक्षा की जो अंक तालिका कक्षा 12 और 10 की, उनका वितरण कार्य जारी है। अभी भी बहुत से विद्यालय हैं, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने कक्षा 12 और 10 की अंक तालिकाएँ इस विद्यालय से प्राप्त नहीं की है। उनसे हमारा आग्रह है कि कृपया वो शीघ्र अतिशीघ्र ये अंक तालिका इस विद्यालय से प्राप्त करके छात्रों को दें, अन्यथा हम 15 अगस्त के बाद उन सभी मार्कशीटों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। विशेष रूप से तो प्राइवेट ही है, अब लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम हम बता पाएंगे, क्योंकि कम से भी कम 30 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये मार्कशीटें इस कार्यालय से प्राप्त नहीं की। अलवर के वरिष्ठ इतिहासकार पृथ्वी सिंह नरूका ने अलवर का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी है। इसकी एक प्रति जिला कलेक्टर पुखराज सेन को सौंपी गई। वहीं कलेक्टर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं पृथ्वी सिंह नरूका ने बताया कि पुस्तक में अलवर राज्य की स्थापना से लेकर विभिन्न राज्यों के साथ संबंधों और अन्य पहलुओं पर जानकारी दी गई है। अलवर के इतिहास के ऊपर ये प्रथम पुस्तक है, इंडिपेंडेंट पुस्तक जिसे हम कह सकते हैं। अलवर के इतिहास के बारे में बहुत कई जगह बिखरी हुई सामग्री थी, जैसे भरतपुर के इतिहास में, मराठों के इतिहास में, जयपुर के इतिहास में, मुगलों के इतिहास में। लेकिन इस पुस्तक के अंदर सारी जो भी इतिहास की सामग्री थी उनका समावेश किया है। अलवर की शासन व्यवस्था के बारे में, अलवर की जागीरों के बारे में, अलवर की छत्रियों के बारे में, अलवर की कला संस्कृति के बारे में तमाम बातों के अंदर इसके अंदर विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि जो कुछ इतिहासकारों ने द्वेष भावना से प्रेरित होकर के ये कहने का दुस्साहस किया था कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, इस बात को 1 से 65 प्रश्न के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत के मूल निवासी आर्य थे। सर, इस पुस्तक में जो अलवर भरतपुर के संबंधों के ऊपर भी कुछ लिखा है क्या? हाँ, क्या अलवर भरतपुर के संबंध, जयपुर अलवर के संबंध, जयपुर और मुगलों, वो अलवर और मुगलों के संबंध, इन सब के बाबत लिखा गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने नूह मेवात क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हुए हमले को निंदनीय बताया है। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार ऐसे तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत यह साजिश की गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को कदम उठाने होंगे। काम 1947 के अंदर हुआ था धर्म के आधार पर, और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और उसके बाद हरियाणा की सरकार ने
वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी जिस ज़माने में वहाँ पर ये मेवात जिला बनाया था। और जो है राजस्थान के हिस्से वाले क्षेत्र में जहाँ पर मेवात विकास बोर्ड बनाया है, तो ये विकास का नहीं विनाश का बोर्ड है। ये जो हिस्सा है ये श्री कृष्ण की लीला भूमि है। हम 35 वर्षों से इस बात पे संघर्ष करते आए हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री कृष्ण की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। और ये जो इन्होंने मेवात बना करके वहाँ पर जो है तुष्टिकरण का काम किया है और तुष्टिकरण करके और ये राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर ये जो है ये जो हमले करवाए हैं। क्या कारण है? हमारी जब हनुमान यात्रा निकलती है, तमाम तरह की हमारी इस बार ब्रजमंडल की यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। और इनकी तमाम तरह के जब ये ताजिए निकलते हैं कुछ नहीं होता है, बल्कि दिल्ली के अंदर ताजियों के द्वारा ही जो है इनके द्वारा हमले किए जाते हैं। इनको जो है सख्ती से समझाए जाने की आवश्यकता है। जो काम कश्मीर में हुआ था कहीं वैसा काम मेवात क्षेत्र में ना हो और किसी क्षेत्र में ना हो। ये जो इनकी संख्या के बढ़ने से जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके कारण से संकट हो रहा है। ये जो है यूसीसी इनको तुरंत लाना पड़ेगा। इनकी जो है पॉपुलेशन के ऊपर तुरंत पाबंदी लगानी पड़ेगी और अन्यथा बड़ा संकट का टाइम आ जाए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। बेटी को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 941401
9769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव में कांग्रेस के पदाधिकारी कर रहे हैं। इसी क्रम में युवा नेता बलराम यादव कई गांव में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, पशुधन बीमा और बिजली बिलों से जुड़ी राहत के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सीनियर सेकेंडरी कक्षा में क्रमोन्नत सैंथली विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने उमरैन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में डामरीकरण सड़क का शिलान्यास भी किया। 1,85,00,000 की लागत से बनने वाली सड़कों में छठी मील से ककराली, चंदबास, चिरखाना, मुंडियाखेड़ा और तुलेड़ा से रैबका मार्ग शामिल है। पूर्व एमएलए जयराम जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशालगढ़ के समीप बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसके अलावा राजस्थान सरकार पर कुशासन के आरोप लगाए। वहीं जयपुर महाघेराव कार्यक्रम को सफल बनाने पर हर्ष जाहिर किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में अध्यापक सुरेश कुमार के जन्मदिवस पर पौधरोपण किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान साय शर्मा की प्रेरणा और स्टाफ के सहयोग से पौधे रोपे गए। एनएसएस प्रभारी अनीता मीणा एवं एसडीएमसी सचिव प्रीति मीणा ने इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। वहीं एनएसएस के छात्र छात्राओं ने श्रमदान कर सफाई भी की। मालाखेड़ा क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान बने हुए हैं। बारिश की वजह से नाहर शक्ति धाम से होकर पांडुपुल जाने वाले श्रद्धालुओं को बहती हुई नदी से आवागमन करना पड़ा। सिलीबेरी नदी में भी बारिश का पानी प्रवाहित हो रहा है। वहीं महाराजा जयसिंह द्वारा बनाई गई होदी का एनीकट भी लबालब हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र के पोखर और तालाब भरने के साथ ही हरा चारा भी भरपूर होने से किसान खुश हैं। श्रावण मास मंगलवार पूर्णिमा को इंद्रदेव मेहरबान हुए और उन्होंने पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में जमकर बारिश की, जहां सीलीबेरी नदी कल कर बह निकली और हनुमान जी के पूरे क्षेत्र में बारिश होने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं इंद्रदेव ने अमृत रूपी बारिश कर पूर्णिमा के दिन काफ़ी वर्षों बाद आज श्री राम भक्त हनुमान का बारिश से खोला धोया और उनका आलिंगन किया, अभिनंदन किया। मैं उद्देश्य सिंह टेल न्यूज। स्टेट हाईवे 44 में आ रही कृषि भूमि के भूमिधारक की मौत होने पर उसके वारिसों को मुआवजा मिल सकेगा। उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि बीसवाड़ नरूका और मालाखेड़ा गांव की कृषि भूमि सड़क निर्माण के बीच में आ रही है। वहीं ऐसे कृषि भूमि धारक किसान जिनका निधन हो गया है, उनके वारिसों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसों के सभी दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परसाकाबास में शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण आयोजित किया गया। परिसर में 25 पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल के लिए संकल्प लिया गया। सह प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र ने बताया कि मानसून के चलते पौधे रोपे गए हैं, इनसे पर्यावरण संतुलन में मदद मिलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में उमरैन पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों से आ रहे लोगों को मतदान करने का तरीका बताया गया। नए मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट से मतदान करने के बारे में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने अवगत करवाया। ये ईवीएम मशीन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें लोगों को समझाइश की जाती है, तो वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। मशीन सही काम कर रही है। जिस भी चिन्ह के सामने बटन दबा रहे हैं वही चिन्ह वीवीपैट में आ रहा है। आ रहे हैं लोग बाग इससे संतुष्ट है, लोग खुश हैं। यूआईटी द्वारा हाल ही में सिलिसेट झील की पाल पर पार्क विकसित किया गया था। यहां इन दिनों घूमने के शौकीन लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बुधवार सुबह हुई रिमझिम बरसात के बाद मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में खासी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पार्क में चित्रकारी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मौसम को देखते हुए तो आज वैसे 500 एक आदमी तो आ चुके हैं अभी तक। तो अभी तो अच्छा मौसम है, आ रहे हैं और आ सकते हैं, अभी बहुत आ रहे होंगे। बिल्कुल। आज हम सिलिसेट झील के पार्क में आए हैं। हम बता दें कि ये यूआईटी द्वारा डेवलप करवाया गया था। प्रशासन के द्वारा यहाँ
पर्यटकों को आकर्षित करवाने के लिए काफ़ी सुंदर बनाया गया है, जहां अब चारों तरफ वातावरण भी साफ़ सुथरा है और सुंदर आकर्षित लग रहा है। यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, घूमने का आनंद उठा रहे हैं। तो हम सिलीसीट झील की जो पाल पर बना यह है पार्क काफ़ी आकर्षित करता है। गोविंदगढ़ कस्बे में एक वाहन ने टक्कर मारकर ग्रामीण को घायल कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में अलवर के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही ग्रामीण की जान चली गई। जानकारी के अनुसार हीरा कॉलोनी निवासी मक्खन सिंह यहां पिनच मंदिर के समीप खड़े हुए थे। इसी दौरान उसे बिना नंबर वाले वाहन ने टक्कर मार दी। उधर रेफर किए जाने के दौरान 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से वहां खड़े ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। उधर घायल मक्खन सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि रामगढ़ मोड़ से हॉस्पिटल तक अतिक्रमण के चलते भी दुर्घटना का भय बना रहता है। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त नर्सिंग कर्मियों के द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जो हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, उस मांग पत्र की जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए दिनांक 18 जुलाई से लगातार हमारा संघर्ष जिला स्तर पर जारी है और उसी संघर्ष की निरंतरता में आज ब्लॉक थानागाजी पर ब्लॉक के समस्त नर्सेज ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। राजस्थान की जो संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, परंतु सरकार का अभी तक सरकार ने ना वार्ता के लिए आमंत्रण दिया है और न कोई हल निकाला है। इसी उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आज ब्लॉक थानागाजी में विरोध प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार 2 घंटे का रखा गया है, जिसके लिए सभी नर्सेज एकत्रित हैं और पूरे ब्लॉक में कार्य बहिष्कार रखा गया है। और मेरा काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रिप हटवाने के लिए आया था और यहाँ पे ड्रिप हटाई नहीं जा रही है। नर्सिंग कर्मी 2 घंटे से यहाँ पे हड़ताल के लिए बता रहे हैं। टप्पूगुड़ा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित पंचायती हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम को यह आयोजन किया। इस अवसर पर प्रखंड मंत्री मनमोहन गर्ग, धर्म रक्षक मुकेश शर्मा, ऋषभ गोयल, रवि तायल, श्री कृष्ण गुप्ता और धीरज शर्मा आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नौगांवा में हुए हमले और हत्या के मामले में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर इसके लिए टीम गठित की गई थी। गत 26 जून को परिवादी ने रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि परिवादी के परिवार पर जानलेवा हमले में मंगतूराम एवं ब्रजेश सैनी की मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में 15 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल रेलवे स्टेशन के पास भुज बरेली ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान ततारपुर क्षेत्र के बने सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रावण मास में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत गायत्री मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। ढोल नगाड़े के साथ यह शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर कथा वाचन स्थल तक पहुंची। आईपीएस डॉक्टर महेश भारद्वाज ने 30 साल 4 महीने की सेवा के बाद वीआरएस ले लिया है। बुधवार को उन्होंने अलवर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनका कहना था कि अब वे राजनीति के जरिए निरंतर जनता की सेवा करेंगे। भारद्वाज किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वे राय मशवरे और जनता से बात करने के बाद इसका निर्णय करेंगे। पढ़ाई मेरी यहाँ अलवर में हुई है। अलवर से जयपुर और फिर जयपुर से मैं दिल्ली गया। अब नौकरी मेरी लगभग नौकरी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद आप जानते हैं पिछले 10 साल से, तकरीबन 10 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में आने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने इसका एक फैसला किया है कि मुझे अब सार्वजनिक जीवन में आ जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने हमको सलाह दी, आज नहीं 10 साल से सलाह दी कि राजनीति बहुत मुश्किल है,
कल भी हमको बहुत लोगों ने कहा राजनीति बहुत मुश्किल है, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपका इतना व्यवस्थित सिस्टमेटिक लाइफ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगा कि मुश्किल है, लेकिन जब राजनीति ही हमारे पूरे समाज को दिशा दे रही है तो उसमें अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए। अच्छे लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो जो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें कैसे हम क्वालिटी ला पाएंगे। इसलिए मैंने तय किया कि भले ही मुश्किल हो, मुझे ये कदम उठाना चाहिए। इसलिए मैं अपना व्यवस्थित जीवन ठीक ठाक से, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत शानदार तरीके से मैंने नौकरी किया और बहुत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता भी लग जाएगा। मैंने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, बेदाग तरीके से नौकरी किया और मैं चाहता हूँ कि इस शहर में, जो बहुत एनसीआर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस ज़िले में, अलवर में बहुत संभावनाएं हैं। इतना नज़दीक होते हुए भी हम, मेरा गांव जो पुराना गांव है, वहाँ उस ज़माने में भी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर होते हुए भी बिजली नहीं, सड़क नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, कुछ नहीं। तो हम इतना एनसीआर के नज़दीक होते हुए भी क्यों इतना पिछड़े हुए हैं? तो ये बात मेरे पिछले, भले ही मेरा कितना भी एक कंफर्टेबल लाइफ हो, मैंने एक, मेरे मन में एक, मेरे जहन में एक बार बार आता रहता था कि हमें कुछ करना चाहिए। और करने के लिए आज के समाज में, आज की व्यवस्था में कुछ भी काम करने के लिए, मैं ब्यूरोक्रेट था, एक सरकारी अफसर था। सरकारी अफसर की एक मर्यादाएँ होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि यदि किसी को बड़ा कैनवास चाहिए, बड़े स्तर पे कुछ काम करना है, तो राजनीति से बेहतर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं डायरेक्ट राजनीति में, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते रहते ये सब काम लुका छिपी नहीं हो सकती। आप कुछ बहुत सारे कंडक्ट रूल्स होते हैं, बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, बहुत सारी सीमाएं होती हैं। उसमें मैंने 10 साल करके कोशिश किया, लेकिन मुझे लगा कि आधे अधूरे मन से ये काम नहीं हो सकता। इट्स ए फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स, आज की राजनीति फुल टाइम राजनीति है। इसको जिन जिन लोगों ने पार्ट टाइम राजनीति करने की कोशिश किया है वो कामयाब नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने राजनीति को खराब समझकर, मुश्किल समझकर, दुष्कर समझकर इससे दूर रहे हैं, इसलिए राजनीति में कुछ खामियां भी हैं। तो अच्छे लोगों को मैं आपको एक माध्यम से अच्छे लोगों का आह्वान करता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ, इस देश का सुधार करें, समाज का सुधार करें, और सबसे ज़्यादा हम लोग बहुत बड़ी बात ना करके इस अलवर ज़िले के सुधार के लिए संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ मैं आप लोग के बीच आया हूँ। जहाँ तक सबसे पहले मैंने आपसे बात करना क्यों चुना, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मैं नौकरी में आने से पहले मैंने अपने जीवन की शुरुआत मीडिया से शुरू किया है। तो इसकी ताकत मैं जानता हूँ, इसकी ताकत जानता हूँ, आपका पोटेंशियल जानता हूँ। और आप लोग सब चाहेंगे तो एक अलवर की राजनीति को, अलवर ज़िले की राजनीति, मैं जब अलवर की राजनीति कहता हूँ तो मैं खाली शहर की राजनीति की बात नहीं करता, मैं पूरे ज़िले की राजनीति की बात करता हूँ। आप सब, हम सब लोगों का ज़िला है। यहाँ की राजनीति को स्वच्छ, मजबूत और सशक्त बनाने में आप लोग मेरी भी मदद करें। आपका भी ज़िला है, मेरा भी ज़िला है, हम सब लोग मिलकर इस ज़िले को देश के अग्रणी जिलों में ले जाएं, अग्रणी क्षेत्र में ले जाएं। इसी कोशिश के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में आके शुरुआत का, ये समझ लीजिए, इट्स ऐलान जंग। मेरा पूरा ज़िला, मैं तो मुंडावर का रहने वाला हूँ, अलवर शहर में रहता हूँ, रामगढ़ भी दूर नहीं है, थानागाजी भी दूर नहीं, बानसूर भी दूर नहीं है, तिजारा भिवाड़ी भी दूर नहीं है। पूरा ज़िला
कार्य क्षेत्र है। इसलिए मैं इसमें कोई अभी से एक कंपार्टमेंट नहीं बनाना चाहता कि मैं एक पर्टिकुलर एक जात का एक क्षेत्र का काम करना चाहता हूँ। मैं पूरे जिले को अपना कार्य क्षेत्र बना के काम करना चाहता हूँ। विधानसभा में क्या जमाएंगे या एमपी की सभा में? देखिए, इमीडिएटली तो विधानसभा चुनाव है सामने, तो मेरा ये रहेगा कि मैं सबसे पहले, अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, पहले भी मैंने लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों को जानकारी होगा मैंने कोशिश किया है, लेकिन मेरा अभी फोकस विधानसभा पर है। मैं आप लोगों के माध्यम से अलवर के जागरूक मतदाताओं का आह्वान करता हूं कि आप लोग आगे आएं। अब तो पार्टियां हमको सुविधा दे रही है। किसी ज़माने में तो अचानक से कैंडिडेट आते थे, अब तो पार्टियां सर्वे कराती हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को, अलवर ज़िले के लोगों को, तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि वो आगे आएं और सर्वे में उनको थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं लें, सर्वे में अपनी चॉइस बताएं, मुखर होकर बताएं कि उनको कौन कैंडिडेट चाहिए। जहाँ तक विवेक की बात है, अलवर की जनता, अलवर के लोग, मैं अलवर का हूँ तो मैं जानता हूँ यहाँ किस लेवल के वाइब्रेंट, किस लेवल के जागरूक लोग हैं। जब वो अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं, इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल चुनते हैं, बच्चों के संबंध के लिए बेहतर से बेहतर मैच देखते हैं, तो उनका जनप्रतिनिधि जो पूरे आपके जीवन को, हर राजनीति आज हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो आपका जनप्रतिनिधि बेस्ट क्यों नहीं हो सकता? आपको, इसलिए मैं भी एक विकल्प के तौर पे आपके सामने हूँ, यहाँ के लोगों के सामने हूँ। आप चुनिए कौन बेहतर विकल्प हो सकता है, कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। अलवर की जनता, अलवर के लोग एक आवाज़ दें, और पार्टियां तो आपसे जानना चाहती है, हम लोग बताते नहीं तो पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट दे देती है। जब हम जाकर लोगों को बताएंगे, लोग यहाँ के मतदाता बताएंगे कि हमको ये कैंडिडेट चाहिए, तो पार्टियां तो खुद सर्वे करती हुई घूम रही है, उनको अच्छे कैंडिडेट दीजिए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा मार्बल व्यवसायी व्यापार संघ के कार्यालय पर पहुंचे। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक मार्बल कंपनी के मैनेजर से रंगदारी मांगी गई थी। एसपी के निर्देश पर बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। जिलाध्यक्ष मिश्रा के अनुसार इससे व्यापारियों का भय भी समाप्त हो गया है। समीपवर्ती ढाईपैड़ी में एक मकान से चोरों ने नकदी और सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। यहाँ का निवासी बबली महावर कालाकुआ स्थित जैन मंदिर में गार्ड की नौकरी करता है। वहीं उसके घर पर पुत्र करण और पुत्रवधू नीतू दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान में रोशनदान के रास्ते से घर के अंदर प्रवेश किया, साथ ही लगभग 50,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं अरावली विहार पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 1.5 तोला सोना हुआ है, आधी किलो चांदी हुई है, 40-50 हजार रुपये नगद कैश रात को चोरी हुई। रात को। और अब चलते चलते इन दिनों चर्चित हुई पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी मीना कुमारी से मुलाकात। वे अलवर ग्रामीण से बीजेपी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। मीना कुमारी का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगी। जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का मन बनाया है। साथ ही मीना जाटव ने यह भी कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बाकी महिलाओं की तरह वो भी खुद को महफूज महसूस नहीं करती हैं। आप अलवर ग्रामीण से बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपकी इस दावेदारी का आधार क्या है? क्यों आपको पार्टी बड़े बड़े दिग्गजों को एक किनारे करके आपको वोट क्यों दे, आपको टिकट क्यों दे? टिकट इसलिए देंगे जहाँ गाँव में लाइट की समस्या है, बिजली की, उसकी रोड की समस्या, नालियों की समस्या, मच्छर हो रहे हैं। इतने नेते बीजेपी के नेते हैं, कांग्रेस के नेते हैं, तो रोडों पर देखो कितनी गंदगी हो रही है, नालियों में कितना कचरा भरा पड़ा है। आम जनता वैसे ही परेशान है। नालियों पे, रोडों में, मैं गाँव में गई हूँ तो रोडों पे निकला नहीं जा रहा, पानी भरा पड़ा है रोडों पे। तो ऐसा जो मैं खड़ी होंगी, राजनीति में खड़ी हो रही हूँ, बीजेपी टिकट लग रही हूँ, तो राजनीति में ये है पहले घर घर जाके समस्या पूछूंगी, क्या समस्या है तुम्हारी, क्या रोडों पे इतना गंदगी है, नाली भरी पड़ी हुई है, तो रोडों को सबका पूछ के उनका सबका क्या
सॉल्यूशन निकालूंगी, उसको पूछूंगी कि क्या समस्या है तुम्हारी, वो समस्या मैं सबकी हल करूंगी। रोडों की है, नाली की है, बिजली की है, मकानों की है। गरीबी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है गाँव में खाने को भी नाज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो उसमें बीजेपी की टिकट लूँगी तो उसको सारी समस्या का हल करूँगी। अभी जो अलवर ग्रामीण से आपके कांग्रेस के जो विधायक हैं टीकाराम जूली जी, आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में अलवर ग्रामीण में जो आपने समस्याएं बताई उन पे थोड़ा बहुत भी कुछ काम हुआ है? टीकाराम जूली जी हैं, वो तो अभी देखो रोडों पे कितना काम हुआ नहीं हुआ है। और तो रोडों में घर घर गाँव में जाके देख रहे हैं तो पानी की समस्या है, घर घर में पानी की रोडों पे आई पड़ी है, पानी की है, घर में किसी का पानी नहीं है, रोडों पे गंदगी फैली हुई है, खड्डे हुए पड़े हैं। अब टीकाराम जूली जी काम करवाते रोडों पे इतने गंदगी नहीं रहती, नहीं रोड बने हुए हैं, नहीं घरों में क्या नाम रोड नाल निकलने की जगह नहीं है। समस्या इतनी परेशानी है, कीचड़ में से भी निकल के जा रहे हैं, गाड़ी फंस रही है। आपके और आपके पिताजी के बीच काफ़ी समय से जो है वो मनमुटाव की चर्चाएं चल रही थी और अभी जब आपने टिकट की दावेदारी पेश की उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या? अब बीजेपी क्या नाम नेता अपना दो साल विधायक रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, तो अपनी बेटी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं तो आम जनता के साथ आप देख ले कितना अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, घर में से निकाल के नहीं रोडों पे अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है लड़की तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगी। तो आम जनता अपनी बेटी के साथ विधायक रहते हुए अपने बेटी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं तो आम जनता के साथ आम बात है। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा अपनी बेटी के साथ? वो अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वासी लोग तो जैसे अंधविश्वासी लोग रहते हैं तो दई देवतांकर दई देवतांक नहीं, अंधविश्वासी लोग होते हैं जो अशुभ मानते हैं, मुझे अशुभ मानते हैं। मेरे से बड़ा एक भाई था, वो एक्सपायर हुआ था तो ये किसी ने बोला था ये लड़की कुसब है। तो मैं जिस दिन से मैं कुसब थी अब तो मैं कुसब नहीं हूँ। तो ये मतलब जब से आपने ये राजनीति में आने का जो आपने फैसला लिया उसके बाद से ये और ज़्यादा ये जो बीच की दूरियां थी बेटी और पिता के बीच में वो बढ़ गई? नहीं, अब असली जो उनका विधायक का चेहरा था वो असली सामने चेहरा आ गया। अच्छा। जो बाहर कुछ थे और अंदर कुछ है तो वो सामने आ गया, जनता के आम सामने हो गया। बेटी के साथ इतना कर रहे हैं तो सामने पता चल गया ना पीछे कैसे हैं आगे कैसे हैं। आपने होर्डिंग्स लगवाए और होर्डिंग्स में आपने उनका अपने पिताजी जयराम जाटव जी का लिखवाया नाम कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसके बाद आपके भाई ने आपके बेटे के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, होर्डिंग्स और बैनर सब फाड़े गए। तो ये आप इसको चरम सीमा मानते हैं अपने बीच के इन दूरियों की? नहीं, ये है मैं राजनीति में आ रही हूँ तो मैंने तो उसमें होल्डिंग में इसका जयराम जाटव जी का नाम नहीं लिखवाया, मैंने पूरे विधायक लिखवाया था। पूरे विधायक कोई भी हो सकता है। उनका ये कहना है कि उस पर आपने जो है जयराम जाटव जी की पुत्री लिखवाया हुआ था। नहीं, जयराम जाटव की पुत्री नहीं लिखवाया, मैंने पूरा विधायक लिखवाया था, पूरा विधायक लिखवाया था। जयराम जाटव का मैंने उसमें नाम नहीं दिया है, आप पोस्टर में देख सकते हो। और मेरे पोस्टर हैं पीछे से परसों भी हटाए हुए हैं, जो पोस्टर चिपकाए हुए हैं तो परसों भी हटाए हो। वो देखो मैंने कल फेसबुक पे डाला था तो मेरे पोस्टर किसी से कह के हटवाए गए हैं। माला खेला हटवाए गए, अब शालीमार से हटवाए गए, रोज़ में चिपकाती हूँ, रोज़ 2 से 3 दिन हटवाए जाते हैं। तो आपके बेटे के साथ जो है आपके भाई ने मारपीट की? हाँ, मेरे भाई ने की है, विजेंद्र कुमार ने, उसने मारपीट किया है, गला वला घोला है, घोटा उसको। और हमने FIR दर्ज करवाई, FIR दर्ज नहीं लेने दी, वहाँ से भी कॉल कर दिया है इनके FIR दर्ज नहीं करवाना और हमारे ऊपर ही चालान पेश कर रहे हैं। तो आपके पिता और आपके भाई क्या चाहते क्या हैं? ये आप राजनीति से पीछे हट जाओ। अच्छा, राजनीति से पीछे हट जाओ तो आपको तो मुझे मेरे बेटे को मारने की धमकी आ रही है, मुझे हस्बैंड की धमकी आ रही है मारने की।
आपकी कोई ज़मीन कोई आपने खरीदी थी, उस पर भी आपने आरोप उनके ऊपर लगाया था पैसों के घोटाले का? हाँ, मैंने आरोप लगाया था। क्यों, मेरे 1 करोड़ की ज़मीन उन्होंने बीच में घोटाले किया है इसमें। कब से मायके नहीं गई हैं आप? मुझे 20 साल हो गए। बुलाते नहीं? बीच में मैं गई थी, विधायक से पहले गई थी, और उसके बाद में फिर मेरा आना जाना बंद हो गया था वो ज़मीन के मामले से। उसके पहले आप मतलब जाती थी? नहीं, 10 साल पहले नहीं गई, बीच में मैं 2-3 साल गई थी, फिर उसके बाद में हमने आना जाना बंद हो गया। तो अभी आप मतलब क्या चाहती क्या है, मतलब आपके अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पिता को और अपने भाई और अपने पूरे मायके वालों को क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं, माई बाप ये अब तो मेरे पिता नहीं रहे, मैं उनकी बेटी नहीं रही, अब तो मैं आम जनता की तरह हूँ। तो मैं इनसे कहना आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, जो बाप बेटी का नहीं हो सकता, आम जनता का क्या होगा। तो मैं अब उनको मैसेज देते हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, एक नारी हूँ, एक शक्ति हूँ। तो मेरे अत्याचार, इतना शोषण, इतना अत्याचार आम जनता के साथ, तो जो राजनीति में कहते हैं ना, अपनी बेटी को भी किडनैप करवा के नहीं और राजनीति में उतर जाते हैं, वो कहाँ ना कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो होर्डिंग्स फाड़े गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए, उसके बाद आपके पिता की तरफ से, आपके भाई की तरफ से आपको कोई फ़ोन भी आया? नहीं, फ़ोन कोई नहीं आया। फ़ोन पे कुछ नहीं आया? फ़ोन पे कुछ नहीं आया। तो इधर इधर से कहवा रहे हैं आप राजीनामा कर लो, हम राजीनामा नहीं कर सकते। मतलब आप जो है अपना नाम मतलब पीछे खींच लें, आप राजनीति में ना आए, इसके लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, प्रेशर बनवा रहे हैं, इधर से किसी को भेज रहे हैं, किसी से बात पे करवा रहे हैं, आप राजीनामा कर लीजिए। नहीं, अब पैसों का कोई, आपको जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। कितने पैसे बोल रहे हैं कि ले लो और पीछे हट जाओ? नहीं, अभी पैसों की हमने कुछ बात नहीं करी, न हमने पैसों की बात करनी है, नहीं उनसे समझौता करना है, नहीं हमने पैसों की बातचीत करेंगे हम। तो अपने पिता के खिलाफ आपके मन में ये विचार कब आया कि नहीं, मुझे अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है और मुझे भी अब राजनीति में आना है? ये विचार क्यों, कैसे और कब आया? बेटियों पर अत्याचार करने के लिए तो मुझे भी दिखाना था जनता को, बेटी भी क्या कर सकती है, क्या आगे बढ़ सकती है। बेटी सब कुछ कर सकती है, जो बेटा नहीं कर सकता, जो बेटी कर सकती है। तो ये आपने सोचा, आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आना चाहती हैं, या वाकई में एक मतलब अपने मायके वालों को ये दिखाने के लिए कि हाँ, एक बेटी के तौर पे मैं कुछ कर सकती हूँ, साथ ही क्या कहीं ये भी है कि हाँ, मुझे जनता की सेवा भी करनी है? जनता की सेवा करनी है। जो लड़की को पहले कूक में मारा जाता है, अत्याचार होते हैं, उनका शोषण करते हैं, अब भी देखो कितने रेप हो रहे हैं, तो उनको ऐसा परिवार को दिखाना चाहती हूँ। बेटी भी राजनीति कर सकती है, एरोप्लेन चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, बेटी आगे सब कुछ कर सकती है, जो सोच भी नहीं सकते बेटे इतना कुछ कर सकती है। जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त सब कुछ ठीक था? हाँ, शुरू से ही सही थे। तब रिश्ते शुरू से ही ऐसे थे मेरे, शादी से पहले भी, बाद में भी ऐसे ही थे ये रिश्ते। हाँ, रिश्ते ऐसे ही थे। वो तो अपनी तरफ से निभाए थे, उनकी तरफ से कुछ नहीं था, ऐसे ही था। तो केवल वही एक वजह आप मानती हैं कि वो आपके बड़े भाई के एक्सपायर होने के बाद आपको अशुभ मानते हैं, या और भी कोई रही हैं आपके हिसाब से वजह? मुझे हिसाब से ऐसे ही लगता है, शुरू से ही ऐसे भेदभाव ऐसे ही रखा था मेरे साथ। आप और भी बहनें हैं, आपके साथ ही करते हैं कि बाकी सबके साथ? नहीं, मेरे साथ ही है, तीनों बहनों वो सही रहती हैं। आपकी बाकी 3 बहनें कहाँ हैं? 2 जयपुर में है, 1 दिल्ली में है। कितने साल हो गए आपकी शादी के? शादी मेरी 26 साल हो गई। 25-26 साल की शादी में 20 साल से आपके रिश्ते अगर देखे जाएं, शादी के बाद से शादीशुदा जिंदगी में वो खराब है शुरू से। महिलाओं की लगातार आप बात कर रही हैं, राजस्थान में की अगर मैं बात करूँ, ख़ास तौर से अलवर की, रोज़ एक हफ्ते में हमें 1 से 2 गैंग रेप या रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। पूरा राजस्थान जो है इस वक्त महिला अपराध के खिलाफ, खासतौर से आप जिस पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं, बीजेपी से, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। आपकी नज़र में एक महिला होने के नाते आपको भी लगता है कि राजस्थान में महिलाएं इस वक्त असुरक्षित हैं? हाँ, असुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ अकेली जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। महिलाओं को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है महिलाओं के साथ।
रेप हो रहे हैं तो इसलिए पीछे हटती हैं महिलाओं लड़कियां, तो उनके साथ करवाया जाता है क्या बोलते राजनीति में करवाया जाता है। ये लोग आम जनता इसलिए परेशान है कि आम जनता भी इसलिए असुरक्षित समझती है अपने आप को। आपकी खुद की भी एक बेटी है, आपको लगता है डर उसको शाम के समय भेजने में कि हाँ नहीं मुझे इतने बजे के बाद अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं भेजना है? ना, मुझे खुद को ही डर लगता है बेटियों के साथ क्या हो सकता है, और जाते घर से कोई पता नहीं है क्या हो सकता है बेटियों के साथ। मैं खुद को भी असुरक्षित समझती हूँ, मेरी बेटियों को भी समझती हूँ। अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है, अगर ये माना जाए, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव में भी मतलब निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ेंगी? हाँ, टिकट नहीं मिलता तो सोचती हूँ आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है मुझे। चुनाव से पहले मतलब चुनाव आपको लड़ना है चाहे आपको बीजेपी से टिकट मिले या ना मिले? हाँ, चुनाव मुझे भी बीजेपी से पहले तो बीजेपी का कोशिश करते नहीं मिलता तो निर्दलीय देखती हूँ, लड़ती हूँ, चलो निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ मीना कुमारी जाटव जी, जिनका ये कहना है कि महिलाएं राजस्थान में वाकई में महफूज नहीं हैं, वो खुद को भी महफूज यहाँ पर महसूस नहीं करती हैं और बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं और चाहती हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे और वो जीत कर आएँ और जनता की सेवा करें। और अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो भी वो एक निर्दलीय के तौर पर आने वाले चुनावों में राजनीति में उतरना चाहती हैं। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। नूह के घटनाक्रम के चलते हरियाणा सीमा पर बढ़ाई सतर्कता, 10 उपखंड क्षेत्रों में जारी है धारा 144। वहीं भिवाड़ी में हुड़दंग मचाने वाले 9 आरोपी दबोचे। पूर्व MLA सिंघल के भाई से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 शातिर पकड़े, खुद को लॉरेंस गैंग का बताया था सदस्य। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की जारी हुई अधिसूचना, कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाई, वहीं शहर विधायक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। और बहरोड में कांग्रेस की बैठक में चले लात घूंसे, चुनाव के पहले गुटबाजी हुई उजागर। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।